समस्त सम्मानीय विद्युत पेंशनर साथियों को नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आपका शेष जीवन सुख समृद्धि पूर्वक सानंद व्यतीत हो। एक और बधाई देने का मामला बनता है, लेकिन अब वो कितनी बधाई उसको कह सकते हैं या आपके दुख में सहभागिता कह सकते हैं, ये आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ मैं, कि आपको 50% महंगाई राहत 1 अक्टूबर 2024 से प्राप्त हुई है। तो इसके लिए आप अब या तो खुश हो लें या इस बात पे दुखी हो लें कि नियमित कर्मचारियों को तो उनका जो महंगाई भत्ता 50% है वह 1 जनवरी 2024 से दिया गया है, और आपको जो महंगाई राहत दी गई है 50% की, वो 1 अक्टूबर 2024 से दी गई है, यानी 9 महीने के एरियर्स का सीधा सीधा घोटाला है। ये घोटाला आज से नहीं हो रहा, हमेशा आपने देखा होगा कि पेंशनरों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है और पेंशनरों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के समापन के पश्चात जो विद्युत कंपनियां बनी हैं उनकी हालत इस तरह की है जैसे कोई नख दंत विहीन शेर होता है, या आप ये भी कह लें कि एक कठपुतली होती है जो अपने तरफ से कुछ नहीं कर पाती है और पूरी तरह मतलब ये है कि वो अपने नचाने वाले पे डिपेंड करती है। तो आज की स्थिति में विद्युत कंपनियां जितनी हैं वो पूरी तरह सरकारी निर्णयों पर डिपेंड हैं, अपने तरफ से वो कोई निर्णय लेने में उतनी समर्थ नहीं रह गई हैं। तो इस स्थिति में पेंशनरों की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय होते जा रही है, और आज की स्थिति में तो पेंशनर्स को अगर महीने के आखिरी में या नेक्स्ट महीने के 1-2 तारीख तक अगर आपको पेंशन मिल जाती है तो बड़ी खुशी जाहिर की जाती है कि अरे पेंशन आ गई, पेंशन आ गई, पेंशन मिल गई। उसी में एक चलता रहता है, आदमी मतलब कि पेंशन के लिए खुश हो गया। महंगाई राहत की जैसे बात है, आदमी तकते रहता है कि केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, राज्य सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। अब विद्युत कंपनियां कब आदेश करेंगी, कैसा आदेश करेंगे, उसमें भी सस्पेंस बना रहता है, और जब आदेश आता है तो उसमें भी एक कहना चाहिए दुखी भरी खुशी वो भी मनाई जाती है। तो इसकी कारण क्या है, आप इस पर थोड़ा सा विचार करें। क्या है कि पेंशनर को जो पेंशन दी जा रही है आज उसकी अनिश्चितता बनी हुई है, तथा महंगाई राहत जो दी जाती है उसमें भी आपको केंद्र सरकार की द्वारा घोषित जो दर है और जो तिथि है उससे ना देकर बहुत महीनों के बाद आपको महंगाई राहत दी जाती है। तो इस तरह आपको लाखों रुपए का घाटा भी हो रहा है। अब आपकी आवाज उठाने वाले कौन है? संगठन तो बहुत हैं, और अब उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मैं चाहूँगा नहीं, कि अपनी लिमिटेशन में कह लो आप, सब संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं और उनको जो तरीका है उस तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो तरीके कोई काम में कितने आ रहे हैं या हमको क्या मिल पा रहा है, या सिर्फ आश्वासनों की गोली और लालीपाप और झुनझुना पकड़ाया जाता है, और जब भी कुछ ऐसा माहौल बनता है तो कहा जाता है कि हाँ विचार कर रहे हैं, दे देंगे। लेकिन आज तक आपको पेंशन के अलावा और महंगाई राहत भी इस तरह जिस तरह दी जा रही है आधी अधूरी, उसके अलावा आपको कुछ मिल रहा नहीं है। अब हम अपने विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुखी हम इस बात से हैं कि पेंशनरों को जो भी दिया जा रहा है उसे सरकार पे बोझ पड़ेगा, सरकार पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, विद्युत कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब है इसलिए इनको नहीं दिया जा सकता। इस तरह की जो बातें मीडिया में आती हैं या एक माहौल बनाया जाता है, तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग यार पेंशनर्स जो हैं मतलब इस हालत में पहुंच गए हैं कि हर कोई हमको बोझ समझ रहा है। एक तरफ तो आप वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया जाए और वरिष्ठ नागरिकों को मतलब हमारे संस्कृति में बहुत सम्मान दिया जाता है, इस तरह की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पे तो हमको कहीं दिखता नहीं है कि आप पेंशनरों का सम्मान कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री
ने न मालूम कितने साल हो गए, अगर किसी को याद हो तो बताइएगा, कि किसी मुख्यमंत्री ने पेंशनर से कब मीटिंग की, अधिकृत मीटिंग कब की है। मेरे ख्याल से तो कहीं मैंने पढ़ा था कि नियमित कर्मचारियों के साथ में भी मुख्यमंत्री की अधिकृत बैठक 2015 के बाद नहीं हुई है। तो पेंशनरों का तो भगवान ही मालिक है। तो इस स्थिति में मैं अपने विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ की बात करूंगा कि विद्युत हितरक्षक संघ पेंशनरों के लिए क्या कर रहा है। देखिए, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं जो हर एजेंडे में सर्वप्रथम रहती हैं। एक तो यह है कि शासन उत्तर प्रदेश सरकार की तरह हमें पेंशन की गारंटी दे और ट्रेजरी से उसका भुगतान निश्चित करे। दूसरा यह है कि केंद्रीय दर एवं तिथि से महंगाई राहत का समय पर भुगतान करे। और तीसरा यह है कि कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम पर तत्काल रूप से लागू करें। इसके साथ ही अनेक ऐसी मांगे हैं जिसके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हम ही क्या, हर एक संगठन जो पेंशनरों के कहना चाहिए अधिकारों के और उसकी मांगों के लिए संघर्ष करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है कह लो, या जो अपना एक दम्भ भरता है कि हम ही जो हैं कि आपकी मांगें और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे सभी संगठन भी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक थोथे आश्वासनों के अलावा कुछ भी कभी हासिल हुआ नहीं है। अब इसलिए बाध्य होकर कि देखिए, हमने 2022 में आंदोलन किए, 2023 में आंदोलन किए, लेकिन आपने देखा होगा कि 2024 में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी का कोई आंदोलन नहीं हुआ। एक आध किसी ने ऐसे ही सिंपल वो क्या है कि ज्ञापन देने के नाम से 100-200 लोगों की भीड़ यहाँ से निकल के वहाँ चली गई, कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया या किसी मंत्री को ज्ञापन दे दिया, और उसी को मतलब ये तीसरी समझ ली कि भाई हमने तो कर दिया, होने वाला है, लेकिन अब कब होगा ये तो भगवान को भी शायद मालूम नहीं है। भगवान भी सुन के अब सोचने लगा कि यार इनकी बातों को कोई भरोसा नहीं रह गया, तो भगवान भी अब ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए बाध्य होकर हितरक्षक संघ द्वारा बहुत से कोर्ट केस लगाए गए हैं। आपको मैं फिर से एक पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ही ऐसा एक संगठन है जो सबसे पहले कोई मांग उठाता है और सबसे पहले उस पर लगातार पत्राचार करता है, लेकिन जब मांगे नहीं सुनी जाती तो सर्वप्रथम वो कोर्ट केस भी दायर करता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बतला दूं कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पेंशनर्स कहना चाहिए, उनके लिए हमने सर्वप्रथम हितरक्षक संघ के माध्यम से हाई कोर्ट में प्रकरण दायर किए, और उसमें अभी तक मतलब इसके बाद तो सभी ने शुरू कर दिया है, बहुत से लोग तरह तरह के प्रकरण वो भी लगाने लगे हैं, लेकिन हितरक्षक संघ इसका मतलब कहना चाहिए सर्वप्रथम प्रकरण दायर करने वाला प्रमुख संघ है। तो अभी तक हमने कम से कम 1300 से 1400 लोगों को इंक्रीमेंट का लाभ हाई कोर्ट से स्वीकृत कराया दिया गया है, और बहुत से लोगों को एडीएस मिल भी गया है, बाकी लोगों के लिए प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक है 79 वर्ष की आयु पूर्ण करने और 80 वर्ष की आयु प्रारंभ होते ही अतिरिक्त पेंशन जो 20% है वो मिलना चाहिए, लेकिन हमारे इधर क्या है कि 80 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात और 81 वर्ष प्रारंभ होने पर वो अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है। तो इसके लिए भी हमने कम से कम 30 लोगों के प्रकरण हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त करके इसमें सफलता हासिल की है कि उन्हें 79 वर्ष पूर्ण होते ही और 80 वर्ष उनकी आयु प्रारंभ होते ही उन्हें अतिरिक्त पेंशन 20% का भुगतान किया जाए। तो इसके भी आदेश हमने हाई कोर्ट से करा चुके हैं। इसके अलावा एक प्रमुख जो हमारा मतलब सबसे ज़्यादा कहना चाहिए आपको एक है जो उपलब्धि भरा एक जो फैसला कहना चाहिए माननीय हाई कोर्ट से हुआ है, वो हुआ है कम्पटीशन के बारे में। कम्पटीशन जब हम लेते हैं तो उसमें कम्पटीशन की रिकवरी 15 साल तक की जाती है, जबकि एक पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट का जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है उसने इस पे स्टे दिया हुआ है, और भी कई हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है, फिर ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी, और मतलब इस तरह से 2-4 जगह से मतलब इस पे सफलता मिली है कि भाई इसमें थोड़ा सा
10 साल 8 महीने से लेके 12 साल की अवधि के बीच में अलग अलग कोर्टों ने इस पे ये माना है कि ये 15 साल की रिकवरी ठीक नहीं है और 10 साल 8 महीने से लेके 12 साल की अवधि के बीच में पेंशनरों की रिकवरी पूरी हो जाती है। तो इस मामले में हमारा जो एक हाई कोर्ट में हम लोगों ने लगभग 700 लोगों के पेंशनरों के प्रकरण एक साथ ले गए और माननीय हाई कोर्ट ने जो हमको इस पे अंतरिम राहत दी है या अंतरिम कहना चाहिए आपको आदेश दिया है, वो आदेश को लोग बाग उल्टा समझा रहे हैं। लेकिन अगर वो आदेश आप सही रूप में पढ़ें उसको, तो उसमें ये लिखा गया है कि जितना आपने कम्पटेशन की रकम दी है पेंशनर को, यानी किसी पेंशनर को अगर 10 लाख रुपए की रकम दी है और 10 लाख रुपए की रकम आपने वसूल कर ली है, रिकवरी हो गई है, तो आगे आप रिकवरी नहीं करोगे। तो ऐसा फैसला तो किसी और कोर्ट ने अभी तक दिया नहीं है अंतरिम राहत के रूप में। तो इस फैसले को हम लोग तो बहुत अच्छा फैसला बतला रहे हैं। अब किसी लोगों को अपनी कहना चाहिए जो भी है उसके कारण ये फैसला अच्छा नहीं लग रहा, तो ये उनके विवेक पे छोड़ते हैं कि भाई वो बहुत सिंपल अंग्रेजी में लिखा गया फैसला है और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ वही आपके भी समझ में आएगा, और नहीं तो फिर आप बदनाम करने के लिए हितरक्षक संघ को आप जो भी बतलाते रहें तो ठीक है, वो आपका लुकआउट है, आप करते रहिए। इसके अलावा ये 3 प्रकरण तो मतलब एक हिसाब से कहना चाहिए हाई कोर्ट ने फैसले इस पे दे दिए हैं या और कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, जैसे महंगाई राहत का प्रकरण। महंगाई राहत का प्रकरण हमने लगाए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। कोर्ट में समय लगता है क्योंकि एक प्रोसीजर है लंबा कि भाई आपका पहले तो आपका प्रकरण सुनने लायक है कि नहीं ये देखा जाएगा, इसके बाद सुनने लायक है ये मान कर फिर ये कहा जाएगा कि यार जो प्रतिवादी लोग हैं उनको नोटिस दिया जाए, और नोटिस इशू होने का भी एक टाइम रहता है, नोटिस के बाद फिर जवाब प्रस्तुत करने का टाइम रहता है। तो लंबी प्रक्रिया कुल मिला के कहने का मतलब ये है, तो इसमें समय लगता है। तो महंगाई राहत के लिए हमने ऑलरेडी प्रकरण लगाया हुआ है। आज नहीं कि कल आगे चल के फैसला आएगा और ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ऐसा हमको प्रबल विश्वास है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि एसओबी ग्रेड पे वाला खासकर 3 क्लास और 4 क्लास एम्प्लॉइज के लिए एसओबी ग्रेड पे का जो विसंगति वाला मामला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको भी हमने कम से कम 8-10 महीने मेरे ख्याल से फरवरी के पहले से हमने लगा के रखा है, और इसमें भी वही प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस वगैरह इशू हो गए हैं, लेकिन अब आगे प्रक्रिया चल रही है तो इसमें भी हमारी संभावना है कि हम इसको जीतेंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कंपनियों ने खुद माना है कि विद्युत पेंशनर के साथ में या एसओ ग्रेड के जो कर्मचारी हैं इनके साथ में हमने भेदभाव किया है, और उनकी ग्रेड पे और इनका जो प्रारंभिक नए स्केल पे रिवाइज स्केल पे जो प्रारंभिक वेतन का निर्धारण किया है वो भी हमने कम किया है। ये खुद कमिटमेंट उन्होंने लिखित में दिया है, तो ये केस भी हम जीतेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि ग्रेजुएटी डिफरेंस का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि बाकी लोगों को तो 1-1-16 से ग्रेजुएटी का डिफरेंस 1972 एक्ट के हिसाब से दिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे पेंशनर साथी हैं जो 1-1-16 से लेके 28 मार्च 2018 के बीच में रिटायर हुए हैं, तो उनको 10 लाख की पेंशनर की जो रूल्स है, पेंशन रूल्स 1976 की जो सीमा है 10 लाख, उसी के हिसाब से उनको जो पैसा दिया गया है उसी को बोल दिया गया कि हमने जो दिया है वो सही है, आगे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप देखिए इसमें जो भी फैसला आएगा वो आगे हम लोगों के पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्धारित है। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि चतुर्थ हायर पे स्केल जो अभी स्वीकृत की गई है 35 साल में नियमित कर्मचारियों को, तो इसके कारण जो अभी रिटायर होने वाले जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, या हम तो कर्मचारी की बात करें, अधिकारी लोग तो अपने मतलब क्या है कि चीफ इंजीनियर और सीई का और ईडी दुनिया भर का स्केल ले लेते हैं वो 2-2, 3-3 साल में, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा और उनको मिलने वाला भी नहीं है। तो हम तो जेई लेवल तक की जो बात करते हैं कि जेई या उससे नीचे वाले जितने कर्मचारी हैं उनकी प्रमुखता जो विसंगति आ जाती है उसके विषय में चतुर्थ वेतनमान जो 35 साल का दिया गया है उसमें अधिकांश लोग जो पुराने लोग हैं जिनको चतुर्थ वेतनमान नहीं मिला है, या तृतीय वेतनमान भी मतलब एक हिसाब से 2 प्रमोशन और ऐसा करके, या एक हायर पे स्केल या 2 हायर पे स्केल 1 प्रमोशन, जैसा भी करके कुछ 3 प्रमोशन या 3 पदोन्नति या 3 वेतनमान दिखला के उनको थर्ड हायर पे स्केल भी नहीं दिया गया और चतुर्थ वेतनमान भी अब नहीं दिया जा रहा है।
तो उसके कारण जो अभी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं 1 जुलाई 2023 के बाद से, वो एई का स्केल यानी या कह लो अकाउंट ऑफिसर का या एडीओ का स्केल पाके, या शुद्ध हिंदी में आप मतलब एक तरह से आप सामान्य रूप से कह लो कि द्वितीय श्रेणी अधिकारी का वेतनमान पाकर रिटायर हो रहे हैं, जबकि हम उनसे एक स्केल नीचे या एक पद नीचे तृतीय श्रेणी की उच्चतम जो पद सेक्शन ऑफिसर के या उसके इक्विवेलेंट पद कहलाता है वो प्राप्त करके मतलब और ज़्यादा सरलीकरण किया जाए तो 4400 की ग्रेड पे लेकर हम लोग सब रिटायर हो गए हैं। और हमसे जूनियर जो हैं वो अब हमसे एक पद ऊपर या द्वितीय श्रेणी अधिकारी की जो ग्रेड पे है 5400 समझने के हिसाब से वो वेतनमान लेके वो रिटायर होंगे, तो हमसे कम से कम बहुत ज़्यादा पेंशन उनको मिलेगी। एक तो 60 साल से 62 साल या 58 से 60, 60 से 62 का जो अंतर आया है, तो जो बाद के सालों में रिटायर हुए उनकी पेंशन तो वैसे ही काफ़ी बढ़ के हम लोगों से मिल रही है, और इसके अलावा अब ये चतुर्थ वेतनमान भी उनको दिया जा रहा है, तो उनकी मतलब पेंशन तो हमसे कम 1/4 या कम से कम आप कह लें तो 10-12 हज़ार रुपये और भी ज़्यादा अंतर, अगर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उतने ज़्यादा उनको मिलेगा। तो इसके विषय में भी हमने मतलब विचाराधीन है, पिटीशन तैयार हो गई है और इस महीने आपकी पिटीशन हाई कोर्ट में लग जाएगी। इसमें हमने ये मांग किए हैं कि आप जब खुद मान रहे हो कि 9 साल में प्रमोशन होना चाहिए, 18 साल में प्रमोशन होना चाहिए, 25 में होना चाहिए, 30 में होना चाहिए और 35 में होना चाहिए, और अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो इसलिए हम हायर पे स्केल दे रहे हैं। तो इतने सालों की सर्विस अगर किसी और भी ने पूरी की है और उसको चतुर्थ वेतनमान नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, फर्स्ट प्रमोशन तो हम लोग जनरली अगर हम 1980, 81, 82 या और थोड़ा पहले की बात करें, मतलब 79 के बाद की और 82-83 तक की बात करें अपन, तो इस पीरियड में जो भर्ती हुए हैं उनकी पहला प्रमोशन तो 7-8 साल या 9 साल के अंदर हो गया था। दूसरा प्रमोशन लगभग मतलब कम से 20-25 साल, और कई तो ऐसे हो गए हैं बाद के लोग कि उनको प्रमोशन ही नहीं मिला। अगर वो ग्रेड थर्ड है तो वो ग्रेड थर्ड से रिटायर हो रहे हैं, है ना, या ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के पोस्ट से ही रिटायर हो रहे हैं, भले उनको वेतनमान दिया जा रहा है लेकिन पोस्ट तो उनको पदोन्नति नहीं हुई। तो पदोन्नति ना होने के कारण पहला एक कारण था एम नागराज का प्रकरण, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण पदोन्नति रुक गई थी। और दूसरा प्रकरण फिर हुआ है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसका पदोन्नति नियम जो 2000 है 2002, वो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने रद्द कर दिया है, और हाई कोर्ट ने के इस आर्डर के विरुद्ध में जब मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे दे दिया है। लेकिन वो स्टे का क्या है कि जो भाषा है, लंबा हो जाएगा वीडियो में, शॉर्ट में बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक कहीं नहीं लगाई है आपकी पदोन्नति पे। उनने सिर्फ डाटा बोला है कि आप डाटा इकट्ठा करिए और डाटा का एनालिसिस करिए कि वास्तव में किस वर्ग को कितना पदोन्नति मिल चुकी है और कितनी पदोन्नति उनको अभी देना बाकी हो, उस डाटा के हिसाब से आप पदोन्नति करें। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक बहाना मिल गया है कि भाई पदोन्नति तो नहीं करना है, नहीं करना, और अब तक पदोन्नति 2016 से फिर पदोन्नति रुकी हुई है। तो उसके कारण हम लोग जो अभी रिटायर हो गए हैं, ये सफर कर रहे हैं, तो फोर्थ हायर पे स्केल का भी केस बन गया है और वो पिटीशन दायर हो रही है। अब आप देखेंगे कि हितरक्षक संघ इतना काम कर रहा है, इसके बावजूद भी उस पर तरह तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं कि यार इनने इतना पैसा वसूल कर लिया है, इतना। तो देखिए, मैं बहुत साफ बोलता हूं कि हमने जो फीस निर्धारित किया, जो अमाउंट निर्धारित किया, ये सार्वजनिक रूप से हमने सब व्हाट्सएप पे डाला था कि भाई इतना पैसा लग रहा है। जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हों, कोई किसी के घर जाके हमने किसी को जबरदस्ती शामिल नहीं कराया, ना किसी पे जोर जबरदस्ती की, बशर्ते, और उल्टा कई लोगों को मना किया कि यार अभी आप रहने दो क्योंकि अभी आपको इसमें तुरंत में फायदा नहीं होगा, जैसे कंपटीशन वाला मामला है या और भी कई मामले में हम लोगों ने मना किया कि नहीं आप रहने दो, आप इस पात्र नहीं है अभी, या आपका केस बाद में लगाना, अभी आप काय के लिए लगा रहे हो। तो हम तो मना करते हैं, इसके बाद भी बहुत से लोग, और अभी भी लगातार एक के बाद एक, मतलब ये है कि एक बार केस लग चुका है इसके बाद भी लोग बोलते हैं कि यार हम रह गए। तो वो प्रक्रिया चल रही है और लोग बाग हम पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, या उनको लगता है कि यार ये हितरक्षक संघ इतना क्यों ऊंचा बढ़ गया और लोग बाग इसी को मतलब क्यों इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनके पास तो इतना पैसा हो गया। तो पैसा हो गया, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे पास आप लोगों के
मतलब सहयोग से पैसा हो गया है, लेकिन वो पैसे का पूरा हिसाब किताब बैंक अकाउंट में है और पूरा हिसाब दिया जाता है, सीए से ऑडिट कराया जाता है। और अभी जो एक चीज़ और बतला दूं अभी कि 17 दिसंबर मंगलवार के दिन पेंशनर डे पड़ता है। 17 दिसंबर को हर साल पेंशनर्स डे मनाया जाता है। तो उस दिन भी हम भोपाल में प्रादेशिक स्तर पे पेंशनर्स डे मना रहे हैं और इसके लिए 2-4 ही दिन में हम मतलब आपको आमंत्रण पत्र व्हाट्सएप पे सबको हम पोस्ट करेंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग इस आयोजन में आइएगा। तो 17 दिसंबर के दिन हम अपने वित्तीय पत्रक पूरे जो सीए से ऑडिट हो चुके हैं वो रखेंगे, या इस साल का जो टेंटेटिव अभी सीए के ऑडिट में पड़ा हुआ है तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारा हिसाब किताब बड़ा क्लियर है, जो भी देखना चाहे कभी भी देख सकता है। हम लोग सरकार के जो रजिस्ट्रार के पास है वो उसको भी अकाउंट सबमिट करते हैं, बैंक अकाउंट भी हमारा बिल्कुल बैंक में ही पैसा जमा करते हैं। सबको मालूम है कि हम नगद पैसा लेते नहीं हैं और सीधा बोलते हैं कि आप तो बैंक अकाउंट में पैसा जमा करिए। और उसके कारण कुछ अब विवाद भी हुआ था और वो विवाद हमारी तरफ से तो क्लियर हो गया है और अब थोड़ा बहुत पैसा जो किसी के ऊपर है तो उसकी कार्रवाई चल रही है और वो आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, तो वो पैसा हितरक्षक संघ वसूल करेगा और संबंधित मतलब जो शाखा में है वो उसको वो पैसा दिया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि 17 दिसंबर को जो पेंशनर डे विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ आयोजित कर रहा है, ये बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए या किसी व्यक्ति से जुड़े हुए, एक सिर्फ आयोजन करता है। किसी भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का, किसी भी कहना चाहिए आप धर्म का कह लो, जाति का कह लो, किसी भी कंपनी का कह लो, पूरे प्रदेश से कोई भी विद्युत पेंशनर्स अगर है तो वो अपने आत्मा की आवाज़ सुने और आपके हित में क्या अच्छा हो सकता है तो उसको सोचकर आप इस कार्यक्रम में अवश्य आइए। कोई पे आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी और आप अगर एक दिन पहले आ रहे हैं तो आपको रुकने की व्यवस्था भी आप पहले से सूचित कर दीजिएगा, तो पहले से आपके रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी। दिन भर आपसे नाश्ता, भोजन, पानी की व्यवस्था रहेगी। और सिंधु भवन कांग्रेस भवन के पास लिंक रोड 1 नंबर पे हमने भवन लिया हुआ है, तो वहाँ 10 बजे से 11 बजे प्रातः 17 तारीख को नाश्ता रहेगा। जो लोग पहले आ जाएंगे या कहीं बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी और 11 बजे से अधिवेशन शुरू होएगा, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना होएगी, अतिथि स्वागत होएगा, संबोधन होएगा सभी लोगों का। इसके बाद आपस में परिचर्चा होएगी और इसके बाद थोड़ा सा सत्र विराम दिया जाएगा और ये कार्यक्रम 11 बजे से 1 बजे के बीच तक चलेगा। इसके बाद 1 बजे जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके कारण मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ और आपसे ये बोल रहा हूँ कि कृपया इस आयोजन के हेतु अपने आप आत्मा की आवाज़ सुने और आपका झंडा, बैनर जो भी है वो भी लेके आप आ सकते हैं। किसी भी संगठन के हों, किसी भी उसके हों, तो जैसा आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप आइए। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 बजे से उसी दिन हम एक रैली निकालेंगे, क्योंकि सिंधु भवन से माननीय ऊर्जा मंत्री का जो बंगला है ये मुश्किल से 1.5 फरलांग के बीच में है। मतलब रोड क्रॉस करोगे और उस मतलब वहाँ से आपको उनका बंगला मिल जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि चूंकि 2024 में अभी तक किसी भी संगठन ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, कोई आंदोलन नहीं किया है जिससे सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, तो सरकार का ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित हो, इसलिए हम प्रजातांत्रिक तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से एक रैली निकालेंगे सिंधु भवन से लेकर जो ऊर्जा मंत्री के बंगले तक जाएगी और उनको ज्ञापन सौंपेगी। और अगर वो उपलब्ध रहे, मेरे ख्याल से तो उनको उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन है, उस दिन कैबिनेट बैठक भी होती है, तो मंत्री महोदय अपने बंगले पे उपस्थित रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और उनसे अगर वो आते हैं, ज्ञापन हमारा लेते हैं, तो उनसे सम्मानपूर्वक चर्चा भी होगी कि सर हमारे इस ज्ञापन पे आप विचार करिए और पेंशनरों की समस्याओं पे मतलब कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि आश्वासन तो आप कई सालों से देते आ रहे हैं लेकिन कोई भी मांग आप मतलब पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। तो कम से कम हम लोगों की व्यथा सुनिए और हमारी मांगें पूरी करिए। और ये रैली मतलब ये एक विरोध प्रदर्शन कह लीजिए, तो विरोध प्रदर्शन के रूप में नारेबाजी भी होगी, थोड़ा सा जो भी होएगा उधर वो देखा जाएगा, लेकिन हम प्रजातांत्रिक तरीके से
शांतिपूर्वक पूरा अपना ये विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम करेंगे। तो इसमें आप लोगों की आवाज़ बुलंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी उपस्थिति हो, ये हमारा अनुरोध है। और आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग इस आयोजन में उपस्थित होइए और इस रैली में खासकर आप उपस्थित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करिए। हो सकता है कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुँचे और हमको जो हमारी पेंडिंग चीज़ें हैं, पेंडिंग चीज़ों में आप मुख्य रूप से ले लीजिएगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हेल्थ इंश्योरेंस वाली मामला जो है, हेल्थ इंश्योरेंस का मामला आपका लटका हुआ है, जबकि उसकी पूरी बुकलेट जारी हो गई थी, वो भी 6-8 महीने हो गए, लेकिन ऐसा पेंच फंसा है कि अब वो इंश्योरेंस आपका मतलब मामला लटके ही हुआ है। तो ये इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लागू करें। हालांकि एक योजना निकली है अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए, लेकिन वो जस्ट लाइक आयुष्मान की योजना है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रिटायर 60 साल में रिटायर हुए, 58 साल में रिटायर हुए, या अभी जो 70 साल के नहीं हुए हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे? उनके लिए तो कोई चिकित्सा योजना ना कंपनी दे रही है, ना शासन दे रही है, और ना कोई केंद्र सरकार दे रही है। तो इसलिए जो योजना लागू की जा रही थी बहुत अच्छी योजना है, इसको लागू किया जाए। और इसके लिए जो प्रीमियम तय किया जा रहा है या तय बताया गया था उसमें कि जो भी प्रीमियम 10 लाख के लिए 1 लाख 1000 रुपये महीने, 5 लाख के लिए 500 रुपये महीने, तो ये रीजनेबल है और ज़्यादातर पेंशनर इसको दे भी देंगे। तो ये मांगे के लिए हम जोर डालेंगे। तो मेरा आपसे कुल मिला के अनुरोध ये है कि विद्युत जो पेंशनर हितरक्षक संघ है, ये आप लोगों के अधिकारों के लिए, आपकी मांगों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। और हम लोगों में देखिए जितने हमारे साथी हैं, आप देख रहे होंगे कि मेरे को आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं। इसके अलावा हमारे जो आर डी मिश्रा साहब हैं, हमारे विंध्य प्रदेश के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनको भी आप मतलब विंध्य प्रदेश के और कम से कम पूर्व क्षेत्र के कंपनी तो अच्छी तरह से जानते हैं, पूर्व क्षेत्र की कंपनी वाले। हमारे आशुतोष अवस्थी जी जो AK अवस्थी जी के नाम से हैं, शैलेंद्र व्यास जी हैं, और भी हमारे बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं अन्य जगहों पे, PS मथारू जी हैं जबलपुर में, नेरकर जी हैं, गुलाटी जी हैं, या और भी मतलब कह लो आप, मैं नाम गिनाना चाहूँगी तो बहुत से हो जाएंगे। तो सभी लोगों को आप भली भांति मतलब पहचानते हैं, जानते हैं, और इनको आप ये भी जानते हैं कि ये लोग मतलब कहना चाहिए कम से कम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पेंशनरों के सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और इनके ऊपर कोई किसी भी तरह का मतलब कहना चाहिए काला दाग नहीं है कि मतलब ये इनने कभी ऐसा पैसा खाया है या अभी पैसा खा रहे हैं, कोई इस तरह का कोई है नहीं। तो हम लोगों पे विश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग, अभी पिछले बार भी एक हमने विजिट निकाली थी, तो नरसिंहपुर, गाडरवारा और इधर काफ़ी जगह घूमे थे हम लोगों ने, सिवनी, मंडला, बालाघाट, बारा सिवनी, इसी तरह छिंदवाड़ा। फिर एक और टूर हमने अभी निकाला था तो सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर है, आगे तक मतलब हम लोग गए थे। तो कुल मिला के हमारा जनसंपर्क भी हम लोग करते रहते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आपकी समस्याओं से हम अवगत होने की कोशिश करते हैं, और उन समस्याओं पे आगे कार्रवाई भी हम करना चाहते हैं। तो आप लोगों का हर जगह से सहयोग मिल रहा है, हमारी शाखाएं भी बढ़ते जा रही हैं, हमारे सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। और मैं तो कम से कम बहुत साफ बोलता हूँ कि आप हमारे सदस्य बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, आप हमारे हितरक्षक संघ के बैनर तले आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन आप अगर मेरे को या हमारे किसी पदाधिकारी को कभी कोई काम बताएंगे तो बिना भेदभाव का, बिना आपसे पूछे कि आप किस यूनियन के हैं, किस उसके हैं, कोई मतलब हम कभी इस तरह का नहीं पूछते, और आपका काम कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य पूरी तरह, हम गैर राजनीतिक हैं, हम लोग सरकार विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से आपकी मांगों को उन तक पहुंचाने की और उनसे पूर्ति कराने की कोशिश करते हैं, और नियम के अंतर्गत जो मिल सकती है वही चीज़ मांगते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगते जो नियम के अंतर्गत संभव नहीं है। तो नियम अगर सरकार नहीं मान रही है तो सरकार को हम बोलते हैं कि भाई ये नियम के अंतर्गत हमको ये मिलना चाहिए और आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए कृपया आप हमको ये जो हमारी मांग है इसको पूरा करें। और जब वो सरकार सुनती नहीं, 1, 2, 4 पत्र लिखने में साल 6 महीने व्यतीत हो जाता है, तब जाके हम मजबूरी में कोर्ट केस लगाते हैं। तो हमारी जो एक इमेज बनाई जा रही है कि हम विरोधी हैं, तो हम सरकार विरोधी नहीं है। जो सरकार हमारी मांगे सुनेंगी, जो सरकार हमारे जायज़ अधिकारों की पूर्ति कर देंगी है,
तो उनके लिए तो मतलब हम बिल्कुल ससम्मान उनके साथ में सहयोग करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, लेकिन जब आप हमारी बातें सुनेंगे नहीं, हमारी बातें मानेंगे नहीं, जो नियम के अंतर्गत हमको मिलना चाहिए वो आप हमको देंगे नहीं, तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है, हमारी बाध्यता हो जाती है कि हम बूढ़े पेंशनरों के हितों के लिए आंदोलन करें या कोर्ट में जाके कोर्ट से हम अपना आदेश लाएं। तो संगठन हमारा जो है वो सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन अब कुछ संगठन हमको सरकार विरोधी या कुछ व्यक्ति हमको सरकार विरोधी घोषित करते हैं, तो ये उनका अपना दांव पेंच है या जो भी कूटनीति है तो वो करते रहें, हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो अपना संगठन चलाएं, हम अपना संगठन चला रहे हैं और हमारा काम ही हमारा मतलब कहना चाहिए भविष्य तय करता है। और आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। और मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग 17 दिसंबर 2024 को भोपाल पधारिए। आपके अगर पहले आएंगे तो आपकी आवास व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी, आपके रहने की व्यवस्था, आपके खाने की व्यवस्था, आपके नाश्ते की व्यवस्था, ये सब समस्त निःशुल्क रहेगी। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमारी रैली, जो हमारा प्रदर्शन है, वो भी एक अच्छा संदेश सरकार तक पहुंचाएगा, जो आपके हितों में आगे एक अच्छा काम करेगा कि सरकार आपकी बातें मानने के लिए, आपकी अधिकारों और समस्याओं पे ध्यान देने के लिए थोड़ी सी जगेगी और आपकी समस्याओं और मांगों की पूर्ति करने का प्रयास करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः आमंत्रित करते हैं, आपके पास आमंत्रण पत्र पहुंचेगा। और व्हाट्सएप पे या मत देखिए, क्या है कि हर व्यक्ति तक मेरा पहुंच मतलब कहना चाहिए, अब इतने हमारे मेंबर हो गए हैं कि व्यक्ति से पहुंच के उन तक आमंत्रित करना हमारा मतलब हमको संभव नहीं है। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, हमारी शाखाएं आपसे संपर्क करेंगी। और जहां हमारी शाखाएं नहीं हैं या और भी हमारे जो सदस्य बंधु हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो हमारा आमंत्रण पत्र है या जो संदेश है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही आएगा तो आप लोग इसे अपने साथियों से, अपने परिचितों के बीच में आगे फॉरवर्ड करेंगे और हर पेंशनर को ये संदेश, हमारा आमंत्रण पहुंचाने का आप सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार फिर दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।